नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। माइक ठीक है? नमस्कार और रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीटीवी के प्लेटफॉर्म पर आज रक्षा मंत्री की स्पीच बहुत ही लेयर्ड है। जो आत्मविश्वास और फ्यूचर का खाका इसमें से निकल के आता है, उसके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये डिफेंस समिट कम है और ऑफेंस समिट ज़्यादा है। बिल्कुल। आपके भाषण में लोकतंत्र, सोशल कंसेंसस, विपक्ष, बहुत सारी बातें हैं और चुनाव का वक्त है तो जाहिर है कि हम उस पर फ़ायदा उठाएंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है कि रक्षा उत्पादन के मामले में भारत की जो अब एम्बिशियस प्लानिंग है, वो मौका इसलिए भी अच्छा है कि चीन का बाकी माल तो सस्ता खरीदने में लोगों की रुचि रहती है, लेकिन रक्षा सामग्री चीन से कोई नहीं खरीदेगा। और दूसरा एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है भारत की रक्षा नीति में, वो ये है कि लैंड सेंट्रिक के बजाय सी सेंट्रिक यानी नेवी की भूमिका बढ़ी और इंडो पैसिफिक में भारत का रोल, इस पर मैं आपसे कुछ सुनना चाहूँगा। सी सेंट्रिक एंड एरोसेंट्रिक दोनों, तो उसमें भारत की क्या पूछा आपने? कि भारत की भूमिका इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेके ग्लोबल केंद्रीय भूमिका में है। हाँ, तो इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका मैं कह सकता हूँ पहले से कहीं अधिक प्रभावी हुई है। और आपने हाल में ही जो एक घटना हुई थी, शायद उस घटना की आपको जानकारी होगी, उसमें हमारी इंडियन नेवी ने जिस प्रकार का रोल प्ले किया है वो बहुत ही सराहनीय है और उसके लिए अपने इंडियन नेवी को मैंने कांग्रेचुलेट भी किया था। अब यदि भारत की तरफ चाहे नेवी, चाहे जिसे समुद्र के माध्यम से, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, थल के माध्यम से कोई भी यदि कोई नापाक हरकत भारत के साथ करने की कोशिश करेगा तो भारत के अंदर इस समय वह इतना स्ट्रांग विल पावर है हमारी सेना के पास भी कि हम उसका मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव और हम देखते हैं और वो ये है कि पहले चीन की बात करते थे तो देश के स्तर पर एक एंग्जाइटी और एक चुनौती का भाव रहता था। अब जो भाव है पूरे देश में, पब्लिक का जो मूड है कि ठीक है चाइना को भी देख लेंगे, ये क्यों बदला है? स्ट्रांग विल पावर की लीडरशिप चाहिए और लीडरशिप मजबूत होगी तो स्वाभाविक रूप से जनता का कॉन्फिडेंस उस लीडरशिप के प्रति होगा। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात यही है और सदैव हम लोगों ने अपनी जो भी हमारी फोर्सेस हैं उनके मोरल को हाई रखने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो सारे स्टेप्स हम लोगों ने लिए हैं। जी। एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ है, जो चीन कहें या जो बॉर्डर की ज़रूरतें थीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया और ख़रीदारी में, रक्षा सामग्री की ख़रीदारी में पहले भारत हिचक के बात करता था, उसको इस सरकार ने तेज़ गति से काम किया कि ख़रीदना है तो ख़रीदेंगे और अपना भी बनाएंगे। इस परिवर्तन के पीछे भी एक ये थॉट रहा होगा कि किस तरीके से भारत को मजबूत बना। देखिए, किसी देश के, हमारे पड़ोसी देश के साथ अथवा किसी देश के साथ वार की संभावना हो अथवा न हो, बराबर हमारे फोर्स के लोग भी यहाँ कुछ बैठे होंगे, आप उनसे भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ से भी पूछ सकते हैं। बराबर मैंने यह कहा कि हर समय वार के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, हर समय, चाहे बिल्कुल शांति का काल क्यों न हो, लेकिन हमारी तैयारी बराबर होनी चाहिए। भारत का चरित्र यह है, भारत के पिछले इतिहास के पन्नों को उठाकर भी कोई देखे तो भारत का इतिहास यही है कि भारत ने आज तक न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, न दुनिया की किसी भी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। जी बिल्कुल। लेकिन भारत को यदि कोई आंख दिखाएगा तो भारत अब ऐसी स्थिति में है कि उसका जैसा जवाब देना चाहिए वैसा जवाब दे सकता है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि रक्षा से जुड़े हुए जो एजेंडा और कार्यक्रम हैं और आपने एम्बिशंस बताए अभी कि कितनी बड़ी चीज़ हो सकती है, उसके लिए भारत का निजी क्षेत्र
बहुत ज़्यादा काम आप लोगों ने किया है उसको सहयोग देने के लिए, चीज़ों को सुगम बनाने के लिए, अप्रूवल्स के लिए, परमिशंस के लिए। लेकिन हमको लगता है कि वहाँ और काम करने की ज़रूरत है ताकि प्राइवेट सेक्टर और कॉन्फिडेंट हो कि हमको पूरा सपोर्ट मिलेगा। देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल तो हमारे प्राइवेट सेक्टर का बढ़ा है, इसमें कहीं इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। और जो भी प्राइवेट सेक्टर से जो सुझाव आते हैं उस अनुरूप सोच समझकर जो भी आवश्यक होता है वह स्टेप्स गवर्नमेंट लेने में रंच मात्र भी हेजिटेट नहीं करती है। क्योंकि जब भी एसआईडीएम वगैरह की कोई कॉन्फ्रेंस होती है, एसआईडीएम की कॉन्फ्रेंस में मैं जाता हूँ, अलग अलग जो हमारे इंडस्ट्रीज से लोग जुड़े हुए स्टालवर्ड्स हैं उन सब सारे लोगों से बातचीत होती है। मैं देखता हूँ कि मेरे सामने तो सभी अपनी खुशी का इजहार करते हैं, अपनी प्रसन्नता का इजहार करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ उन लोगों को मैं यह भी कहता हूँ कोई नए सुझाव हों अथवा कुछ ऐसे ताकि आप अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सकते हैं या जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स भारत की हैं उसको पूरी कर सकते हैं, भारत का आप एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, उसके लिए और यदि कुछ रिक्वायरमेंट्स हों तो मैं आप सभी का सुझाव यदि प्राप्त होगा तो उसका मैं स्वागत करूंगा। बिल्कुल। अब आपकी इजाज़त हो और चुनाव के पहले आपसे बात करने का मौका मिला है। आमतौर पर आप की नोट एड्रेस के बाद इंटरव्यू देते नहीं हैं, लेकिन एनडीटीवी के लिए आपने समय थोड़ा और निकाल लिया है, आपका बहुत शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल ये होगा कि रक्षा मंत्री के नाते बड़ा ज़रूरी है कि आपका निशाना अचूक बैठना चाहिए। तो मैं 4 नंबर आपके सामने रखता हूँ, उसमें से एक चुनिएगा आप। 273, 304, 370 या 400? एनडीए 400 पार। एनडीए 400 पार में थोड़ा ये पता करना है हमको। बीजेपी 370 पार। बीजेपी 370 पार। 273 और 370 में फर्क क्या है? 370 को तो अच्छी तरह समझते होंगे आप। 370 पार कर गए हैं। एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग बहुत हिसाब लगाते हैं चुनाव के पहले और गलत भी होते हैं अपने अनुमानों को लेकर के कि बीजेपी हमेशा हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और उस एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करती है। तो इसका गणित हम समझना चाहते हैं, क्योंकि एक नैरेटिव ये है कि बंगाल, महाराष्ट्र, दक्षिण और बिहार ये कठिन डगर है आप लोगों के लिए। बिल्कुल कठिन नहीं है। आपने देखा होगा कि 2014 के पहले हमारी स्थिति वेस्ट बंगाल में कैसी रहती थी, एक भी सीट हमको नहीं मिलती थी। 5 वर्ष के बाद 2019 में जब चुनाव हुआ, हमको 18 to 19 सीटों पर विजय हासिल हुई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। और इस बार देखिएगा, इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इन बिटवीन 25 to 30 होगी। और सभी जगह, इवन सदर्न स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप को लेकर एक लोगों का विश्वास, एक भरोसा बढ़ा है जी। हाँ, और आप देखते होंगे कि किस तरीके से कॉमन मासेस का रिस्पांस इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा है। प्राइम मिनिस्टर की बात छोड़िए, हम लोग जाते हैं तो रिस्पांस जो देखते हैं उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है कि हम जो टारगेट हम लोगों ने तय किया है उस टारगेट को अचीव करना ये हमारे लिए कठिन नहीं है। बिल्कुल। आपने लोकतंत्र और विपक्ष की भूमिका के बारे में, और जो कि एक निराशाजनक सी भूमिका है ऐसा बहुत लोग मानते हैं, आपने जिक्र किया उसका। लेकिन मैं आप पर ये इल्ज़ाम लगा सकता हूं कि आपकी पार्टी तो लार्जेस्ट इंपोर्टर है विपक्षी नेताओं की। विपक्षी नेताओं का इंपोर्ट बीजेपी बहुत ज़्यादा कर रही है। नहीं, विपक्षी नेताओं में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि देश आगे बढ़ना चाहिए और उनको लगता है कि उनकी पार्टी इस समय देश को आगे ले जाने की स्थिति में नहीं है, और अकेले यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है, एनडीए ही देश को आगे ले जा सकती है, और अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही यह देश आगे जा सकता है। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से चल कर आ रहे हैं। ऐसे लोगों का स्वागत है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैं जानना चाहूँगा आपसे कि विपक्ष इस तरह से फेल क्यों हो रहा है? मजबूत विपक्ष सबको चाहिए। नहीं, ये बहुत चिंता का विषय है। हेल्दी डेमोक्रेसी में विपक्ष भी सशक्त होना चाहिए, हमारी यह निश्चित धारणा है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से कमजोर हो रहा है उसके लिए अन्य कोई जिम्मेदार नहीं है।
विपक्ष स्वयं इसके लिए जिम्मेदार है। जी। एक और जिज्ञासा है, वो ये कि बीजेपी हर चुनाव में बिल्कुल आखिरी वोटर, आखिरी बूथ तक जो मेहनत करती है उसमें बहुत कुछ इनोवेट करती है। चुनाव प्रचार से लेकर के वोटर को लाने तक और जिन सीटों को नहीं जीत पाए अभी तक उनको जीतने तक। उस बारे में क्या नया इस बार आप लोगों से हम लोग अपेक्षा करें? देखिए, हम लोगों का अपने जो भी ग्रास रूट पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनसे भी यही आग्रह रहता है कि आम जन तक पहुंचने की आपकी कोशिश होनी चाहिए, उनसे बातचीत लगातार चलती रहनी चाहिए। हम लोग यहाँ तक सबसे निचली इकाई में पन्ना प्रमुख हमारा होता है, पन्ना प्रमुख बोलते हैं, माने उसके पास 10-15 ऐसे घर होते हैं, केवल 10-15 घरों में रहने वाले परिवार के सदस्यों से उसको संपर्क करना है, उससे डायलॉग बनाकर रखना है, उससे बातचीत करके रखना है, वो काम करता है। माने टॉप टू बॉटम जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही इफेक्टिव है। बिल्कुल। एक चीज़ और, आपने कहा पन्ना प्रमुख, उसके आगे हमने तो ये सुना कि अब लाभार्थी प्रमुख तक कि जो बेनिफिशियरीज हैं, नहीं, और ये एक प्रकार का सेक्युलराइजेशन हो गया है वोटर का। नहीं, जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उन तक भी वही पहुंचता है उन तक जी। और इस हद तक हम लोगों ने चिंता की है, जिनको गवर्नमेंट की स्कीम की बेनिफिट मिलनी चाहिए वह बेनिफिट मिलने से कोई छूट न जाए, इसलिए एक संकल्प यात्रा हम लोगों की प्रारंभ हुई थी, आपने देखा होगा। और जगह जगह जाकर सभी लोगों से ये पूछ रहे हैं, आप कहीं छूट नहीं गए? जिसको प्राप्त होना चाहिए लाभ सरकार की योजनाओं का, ऐसा नहीं है उससे कोई वंचित रह गया, कोई छूट गया। इस हद तक चिंता कर, कोई वंचित रह गया तो तुरंत वहीं पर उसको वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। जी बिल्कुल। आपने आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही और बहुत डिटेल में आपने मीडिया आलोचना और देश का जो सोशल कंसेंसस होता है उसके बारे में बहुत रोशनी डाली है, और मुझे लगता है एक नई चर्चा देश में शुरू करेगा। इस जानबूझ के किया है मैंने, आई कैन सी दैट। मैं जानता हूँ डिफेंस समिट में आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन जानबूझ कर किया है मैंने। बिल्कुल। और शायद वो जाना बुझा कारण ये है कि भारत में बहुत लोगों को, जो आज आपने बहुत ढंग से आर्टिकुलेट किया, इस बात का रियलाइजेशन नहीं है कि कंसेंसस में बदला क्या है, पुराने एलिट किस तरीके से बेदखल हो गए हैं और इसको पचाने में दिक्कत हो रही है। एक प्रश्न आपकी कंस्टिट्यूएंसी के बारे में भी मैं पूछना चाहूँगा, बल्कि उसके पहले जो मैंने विपक्ष का और आलोचना का जिक्र किया, वो आप लोग कितने सेंसिटिव हैं, कितने रिस्पॉन्सिव हैं। इसका एक उदाहरण ये है कि आसनसोल से एक कैंडिडेट दिया और उसके बाद 48 घंटे के अंदर आप लोगों ने बदल दिया, इसके पीछे क्या सोच रहती है? सोच तो यही है कि हेल्दी डेमोक्रेसी में कोई हमारा कार्यकर्ता हो, कोई व्यक्ति हो, ऐसा कुछ उसके द्वारा न किया जाना चाहिए, न बोला जाना चाहिए जो कि डेरिगेटरी हो, अपमानजनक हो, अथवा किसी को हर्ट करने वाला हो, किसी इंडिविजुअल को अथवा किसी सोसाइटी को अथवा किसी सेक्शन को हर्ट करने वाला न हो। यह प्रिकॉशन लेना चाहिए, और इसमें हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी, उस व्यक्ति ने स्वयं ही फैसला कर लिया। बिल्कुल, स्वयं ही कर दिया जी। क्योंकि बीजेपी की छवि ये है कि माय वे और हाईवे, तो उसमें पब्लिक का अगर क्रिटिसिज्म आया तो उस पर आप रिस्पॉन्ड करते हैं। ये बात लोगों को लगती नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैंने देखा है हमेशा कि फीडबैक आप लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल फीडबैक लेते हैं। बिल्कुल सही बात। अब लखनऊ के बारे में, चूंकि आप सचमुच हेल्दी लोकतंत्र चाहते हैं, तो वहाँ हम लोग सपा और कांग्रेस की मदद करें कैंडिडेट ढूंढने में। नहीं, कैंडिडेट मिलेंगे, उन लोगों को मिलेंगे। और आपका वहाँ का जो रिकॉर्ड रहा है वो है 54% वोट शेयर था आपका 14 में, 57% था 19 में, 24 का 60% मैं टारगेट दे दूं आपको। टारगेट क्या था, तो जनता के हाथों में फैसला है। मैं कोई बहुत धरती पर ही रहकर बराबर कोई काम करता हूँ और सोचता हूँ, जो जनता को मंजूर होगा वो। एज कैंपेनर आपको पूरे देश में घूमना है, तो लखनऊ में भी आप समय देंगे या जरूरत नहीं है? अभी तक 2009 से लेकर अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन के दौरान जितना समय देना चाहिए मैं कभी नहीं दे पाया।
मैं कभी अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन पीरियड में 2 दिन रह पाता हूँ, या कभी कंट्री के किसी पार्ट से कोई कैंपेन करने के बाद रात को लौटा तो एक आध कोई पब्लिक मीटिंग वगैरह एड्रेस कर लिया है। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिस संसदीय क्षेत्र से मैं लड़ता हूँ, जनता का मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा मैं, वो ये कि दक्षिण भारत को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के बाकी सारे नेताओं की जो सक्रियता है वो कमाल की है। पहले हम लोग जिस जुबान में बात करते थे वो था कि साउथ वर्सेस नॉर्थ या साउथ एंड नॉर्थ। अब ये साउथ और नॉर्थ का एक अजीब सा इंटीग्रेशन प्लान में देख रहा हूं बीजेपी की तरफ से। थोड़ा इसके बारे में अगर आप बताएं तो। देखिए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी नॉर्थ और साउथ डिवाइड की बात पहले भी करती रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अब यह डिवाइड की बात बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा। और मैंने ऐसा महसूस किया था पहले साउथ में कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें कुछ बैठी भी रहती थी कि है ऐसा कुछ, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की, मोदी जी की जिस प्रकार की अप्रोच रही है, काम करने का जो उनका तौर तरीका है, तो यह डिवाइड की जो फीलिंग वह रहती थी वो लगभग क्या मैं पूरी तरह से अब समाप्त हो चुकी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्रति, हमारी पार्टी के प्रति अब साउथ में बड़ी तेजी के साथ लोगों की रुझान बढ़ी है। और ज़्यादा मेहनत हो रही है उन 2 स्टेट्स में जहां आप लोगों के लिए बहुत बड़ा कठिन रास्ता है, वो है तमिलनाडु और केरल। नहीं, मेहनत तो हम लोग सभी जगह करते हैं, चाहे वहाँ एक भी सीट आती हो ना आती हो, वहाँ भी मेहनत करते हैं। यहाँ 100% रिजल्ट हासिल होता है, वहाँ भी मेहनत करते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि अलायंसेस इतने आपके पास हैं, इतने सारे अलाइज हैं, उसके बाद भी आप लोग रुक नहीं रहे हैं। अब पहले नीतीश, फिर नवीन बाबू, और हमको लगता है फिर दक्षिण से भी कुछ ले आएंगे। कितना ग्रैंड से कितना ग्रैंड अलायंस चाहिए? नंबर ऑफ एलाइज उसी के साथ बढ़ेंगे जिसका दिल बड़ा होगा। छोटे दिल के पास इतने लोग नहीं जा सकते। तो विपक्ष में बचेगा क्या, और कांग्रेस का सीट टारगेट क्या रखा जाए? कांग्रेस का भी एक सीट टारगेट तय कर लें। नहीं, तो उनको तय करना है। यह तो विपक्षी तय करेगा उनको कितना हासिल करना है। हम तो बिल्कुल एक अपनी पॉजिटिव अप्रोच हमारी रहती है, नंबर ऑफ सीट्स हमारी अधिक से अधिक बढ़ सके। जी बिल्कुल। अधिक से अधिक हम जनता का विश्वास हासिल कर सके, अपना प्रयत्न तो यही रहता है। बिल्कुल। मतलब हम लोगों को डर ये है कि आप लोग कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन आप लोग करीब करीब विपक्ष मुक्त भारत बनाने पर लगे हुए हैं। नहीं, हम लोग ने कहा कभी नहीं। हम चाहते हैं विपक्ष रहे। जी, ये तो उन लोगों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। वो कैसे रहते हैं। हमको 100% सीटें मिल जाएं, तब भी हम इस बात की बराबर चिंता करें कि भारत की जो हेल्दी डेमोक्रेसी है उस पर किसी भी सूरत में कोई क्वेश्चन मार्क न लगने पाए। यही हमारी कोशिश होगी। बिल्कुल। आपने आज इस बातचीत के लिए अलग से समय दिया, हमको बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।